सियासी किस्सों की अपनी सीरीज के पिछले अंक में हमने आपको एलडी कॉलेज के मेस के एक बिल की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले चिमन भाई पटेल का किस्सा बताया था। चिमन भाई पटेल के जो आंदोलन का किस्सा था वो किस तरीके से उस समय के महंगाई को लेकर के शुरू हुआ और फिर उसने किस तरह से गुजरात की राजनीति में उथल पुथल मचाई, इसकी वानगी आप पिछले अंक में देख चुके हैं। अब कहानी उसके आगे की। गुजरात के उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की एंट्री हो चुकी थी। यह आंदोलन और बड़े रूप में और बढ़ता जा रहा था। इंदिरा गांधी को यह लगा था कि चिमन भाई पटेल के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन, ये मामला शांत हो जाएगा। इसी के चलते उन्होंने चिमन भाई पटेल से इस्तीफा लिया, पर इंदिरा गांधी की वो सोच वहाँ पर काम नहीं आ पाई। वो आंदोलन और बढ़ता गया। इसकी मुख्य वजह बनी विपक्षी विधायकों द्वारा इस्तीफा देने की शुरुआत करना। दरअसल जब इस मामले में, इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की एंट्री हो गई, उसके बाद छात्रों ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों के घरों के आगे धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी के विरोधी कांग्रेस यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के 16 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ये तारीख थी 15 फरवरी। ठीक एक दिन बाद यानी 16 फरवरी को जनसंघ के 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। विधायकों के इस इस्तीफे की आग में घी डालने का काम किया दिल्ली में बैठे इंदिरा गांधी के उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई 12 मार्च को दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी ये मांग थी कि गुजरात में विधानसभा भंग की जाए। इसके बाद गुजरात में इस्तीफों का दौर और तेज हो गया। तमाम विरोधी से लेकर के और सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि मार्च खत्म होते होते 95 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर दिल्ली में मोरारजी देसाई के आमरण अनशन शुरू करने के ठीक 4 दिन के बाद वैसा ही हुआ जैसा मोरारजी चाहते थे। गुजरात की विधानसभा को भंग करने को मंजूरी मिल गई। इसके बाद गुजरात में राजपथ शासन चलता रहा। लंबा समय गुजरा। दिल्ली में मोरारजी देसाई एक बार फिर धरने पर बैठे। ये तारीख थी 6 अप्रैल 1975। मोरारजी देसाई की मांग थी कि गुजरात में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए गुजरात में जल्द से जल्द दोबारा विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। एक बार फिर इंदिरा गांधी को अपने इस सबसे बड़े विरोधी नेता के आगे झुकना पड़ा और तय हुआ कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। तारीख तय हुई 10 जून 1975। नमस्कार, सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। गुजरात विधानसभा के चुनाव जो इस साल के अंत में होने हैं, इसके मद्देनजर हम आपको गुजरात की सियासत से रूबरू करवा रहे हैं। एक एक करके गुजरात के तमाम सियासी किस्से, मुख्यमंत्रियों की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सीरीज में 5 मुख्यमंत्रियों की कहानी आप पहले सुन चुके हैं। छठे मुख्यमंत्री की कहानी आज, यानी आज बात होगी गुजरात के छठे मुख्यमंत्री के तौर पर सत्तारूढ़ होने वाले बाबू जशभाई पटेल की। बाबू जशभाई पटेल के राजनीतिक सफ़र की बात होगी। उनके चुनावी जो रणनीति रही, उनके सत्ता में आने से, सत्ता से दूर जाने तक की कहानी की बात होगी। पर उसके पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। बाबू जशभाई पटेल का जन्म 9 फरवरी 1911 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। उस समय के जो तमाम बड़े नेता थे वो वकील थे। ठीक उसी तरीके से बाबू भाई भी जो थे वो भी उस समय के वकील थे। वकील से वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो बॉम्बे के विल्सन कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हुई। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वकील हुए। 1930 में वो स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ गए। अपने छात्र जीवन के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1942 तक बाबू भाई जो थे वो 7 बार जेल की यात्रा कर चुके थे, 7 बार जेल गए। आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के 1957 तक वो बॉम्बे राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे। फिर 1960 में गुजरात बना और 62 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वो खंभात की विधानसभा सीट से अपना चुनाव
हार गए। फिर 1967 के विधानसभा चुनाव में उनको नाडियाद की सीट से जीत मिली, गुजरात के विधानसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद हितेंद्र देसाई की सरकार में वो मंत्री बने। आगे चल करके जब चिमन भाई पटेल का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जो वहाँ पे तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदले, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर उसके बाद चुनाव हुए। 10 जून 1975 को गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। 12 जून को गुजरात के इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। जब ये नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली। 182 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के हिस्से में केवल 75 सीटें आई थी, जबकि पिछले चुनाव, इसके पहले वाले चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 140 सीटें आई थी। कांग्रेस के सामने जनता मोर्चा बनाया गया। जनता मोर्चा में कौन कौन से दल थे? कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने मिल करके जनता मोर्चा बनाया। सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके जो जब पार्टी सामने आई तो इसमें 88 सीटें इसके हिस्से में आई। दूसरी तरफ जो चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद इंदिरा गांधी से नाराज चल रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, मजदूर किसान लोक पक्ष, उसके हिस्से में 12 सीटें उस समय आई थी। इंदिरा गांधी के लिए 12 जून की जो तारीख थी वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तरफ जिस समय गुजरात में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा था, उसी दिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को एक और झटका लगा था। ये झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा था। 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, जब इंदिरा गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई, उस चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई थी और 12 जून को उस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उस चुनाव में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के चलते उस चुनाव को अवैध करार दिया था। साथ ही साथ 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को अयोग्य भी करार दे दिया गया था। उधर 12 जून को जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी को हार मिली। साथ ही साथ चिमन भाई पटेल की पार्टी के जो 12 विधायक थे, इंदिरा गांधी की नाराजगी के चलते चिमन भाई पटेल ने तुरंत जनता मोर्चा को समर्थन दे दिया। गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार का समीकरण बना, जिसके अगुवा बने बाबू जश भाई पटेल मोरारजी देसाई के बेहद खास माने जाते थे। मोरारजी देसाई ने तुरंत उनके नाम पर अपनी हामी भरी और वो गुजरात के 6ठे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। बाबू भाई जश भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए चिमन भाई पटेल के समर्थन से। पर उधर दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी लगातार गुजरात के राजनीतिक हालातों पर नज़र बनाए हुए थी। दरअसल जो चिमन भाई पटेल का राजनीतिक समीकरण था, इसके अलावा जो उनकी साख थी, जो उनकी छवि बन चुकी थी, उसको देखते हुए बाबू भाई सरकार में चिमन भाई की चलने नहीं दे रहे थे। इससे चिमन भाई पटेल के अंदर एक कसमसाहट थी, जिसके चलते वो मौके की तलाश में लग गए। 1976 में गुजरात में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। तभी चिमन भाई पटेल ने सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। चिमन भाई के साथ साथ 5 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापसी की घोषणा की। इसके अलावा खुद चिमन भाई पटेल के ही पार्टी के भी कुछ विधायक उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो जो 92 का जादुई आंकड़ा है, उससे बाबू भाई पटेल की दूरी हो गई। बाबू जश भाई पटेल की सरकार जो थी वो अल्पमत में आ गई, जिसके बाद बाबू भाई चूँकि गांधीवादी माने जाते थे, बेहद आदर्शवादी छवि वाले नेता थे, इसलिए वो जोड़ तोड़ के समीकरण से दूर रहे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी। 12 मार्च 1976 की तारीख को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा। पहली सरकार केवल 268 दिन ही चल पाई। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन, फिर गुजरात में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सरकार, माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व की बात अगले अंक में।
फिलहाल देश में इमरजेंसी का दौर चला। इमरजेंसी के दौर के ख़त्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि गुजरात में स्थिति बहुत ख़राब नहीं रही थी, उस समय शायद 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं, पर केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके चलते एक बार फिर गुजरात में राजनीतिक उठापटक शुरू हुई, राजनीतिक उथल पुथल मची। चिमन भाई पटेल जो पहले बाबू भाई का विरोध कर चुके थे, वो एक बार फिर उनके समर्थन में आ गए और उनके समर्थन से 11 अप्रैल 1977 को दोबारा बाबू जश भाई पटेल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। पर यह सरकार भी बहुत लंबी नहीं चल पाई। 2 साल 312 दिनों के बाद 17 फरवरी 1980 को उन्हें फिर से कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद बाबू भाई पटेल की जो राजनीतिक चमक थी वो लगातार फीकी पड़ती चली गई, लगातार धीमी होती गई। माधव सिंह सोलंकी के राजनीतिक तेज के आगे आखिर में बाबू भाई की जो राजनीति थी वो किनारे लग गई। 90 के दशक में जब चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, जब दोबारा से वो मुख्यमंत्री बने, तो उनके मंत्रिमंडल में बाबू जश भाई पटेल को जगह मिली। नर्मदा को लेकर के इन्होंने कुछ काम किए। सरदार सरोवर परियोजना में जो बांध बनाने की शुरुआत हुई वो इनके समय में हुई। फिर इसके अलावा जो बाबू जश भाई पटेल को याद किया जाता है, वो गुजरात में दूध से जुड़े हुए जो सहकारी नेटवर्क हैं उनको मजबूत नींव देने का श्रेय इनके हिस्से में जाता है। 19 दिसंबर साल 2002 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था गांधीनगर में। बाबू जश भाई पटेल को गांधीवादी नर्सरी के आखिरी नेताओं में गिने जाता था। 2 बार इन्हें गुजरात में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का अवसर मिला। हालांकि ये जो है वो राजनीतिक उठापटक के शिकार हो गए। गुजरात में जो सबसे अहम समुदाय माना जाता है पाटीदार समुदाय, उस पाटीदार समुदाय से ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। इसके पहले चिमन भाई पटेल इस समुदाय से मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये किस्सा था छठे मुख्यमंत्री का। इसके पहले चूँकि इनके 2 कार्यकाल थे, इस कार्यकाल के बीच में माधव सिंह सोलंकी जो मैंने ऊपर भी बताया उनकी भी सरकार बन चुकी थी। तो अब अगले अंक में हमारी जो बातचीत होगी वो माधव सिंह सोलंकी को लेकर के होगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।